शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी सम्मानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी भाइयों और बहनों, वृक्षात् पत्राणि पतन्ते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? हम लोग अभी तक इस प्रदर्शन के दौरान अपनी अपनी बातों को सुना रहे थे, तो हम एक ऐसा प्रयास करें कि पत्ते गिरे ही नहीं पेड़ से। यानी सरकार हमारे खिलाफ, हमारे स्वायत्ता के खिलाफ कोई भी संशोधन करने के पहले 3 बार सोचे कि अगर हम शिक्षकों के स्वायत्ता के साथ कोई खिलवाड़ करेंगे तो शिक्षक, कर्मचारी और छात्र बैठने वाले नहीं हैं। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी स्वायत्ता को जो ठेस पहुंचाएगा, हमारी स्वायत्ता को जो ठेस पहुंचाएगा। प्रिय साथियों, हमें अपने तरफ से प्रयास करना है कि जब भी संघ आह्वान करे, चाहे शिक्षकों को, चाहे शिक्षकेतर कर्मचारियों को, तो आपसी एकता का प्रदर्शन करें, समय से जुड़े और दिखा दें कि हम कौन हैं। हम कोई बेवकूफ नहीं है, हम एक प्रबुद्ध बुद्ध के एक सम्मानित शिक्षक है, एक सम्मानित कर्मचारी है, और इन दोनों के बीच में आने वाले हम एक आधारभूत छात्र और छात्राएं। तो इस बात से मैं सहमत हूं कि सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन सभी ने ये नहीं सोचा कि सबसे मूलभूत हमारी समस्या जो है वो वेतन का है। वेतन हमें समय पर मिलना चाहिए, कोई दूसरा साधन हमारा सहारा नहीं है। तो इस पर हमने एक स्लोगन बनाया कि वेतन ही हमारा है, परिवार का सहारा है। वेतन ही हमारा है, वेतन ही हमारा है, वेतन ही हमारा है। वेतन पेंशन जारी करो, वेतन पेंशन जारी करो। धन्यवाद। शुक्रिया सिद्दीकी सर। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी अमोद प्रसाद चतुर्वेदी सर को, जो जेबी कॉलेज रामगढ़ के हैं। और इसके साथ ही मैं बोलना चाहूंगी कि सरकार को कहना चाहूंगी कि किसान बिल सरकार लाती है, किसानों से नहीं पूछती है। छात्रों के बिल छात्रों से नहीं पूछती है, नौजवानों का बिल नौजवानों से नहीं पूछती है, और शिक्षा संबंधी बिल तो शिक्षकों से भी नहीं पूछती है। मेरा मन इन सरकार से पूछना चाहता है कि यह कैसी सरकार है? लोकतंत्र है या तंत्र लोक है? वही कहेंगे ना, यह कैसी सरकार है जो लोकतंत्र है लेकिन लोक का कोई मतलब नहीं रखती है। ठीक है, थैंक यू। आइए अमोद प्रसाद चतुर्वेदी सर। आज सावन का सोमवार है और मैडम ने प्रकाश को प्रसाद बना दिया, इसके लिए मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा नाम है आमोद प्रकाश चतुर्वेदी और मैं ग्राम भारती महाविद्यालय में हिंदी विषय में हूँ। कई मुद्दों पर विश्वविद्यालय में कई बातों में संघर्ष होता रहा है, हम लोग इकट्ठा होते रहे हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन ठोस नतीजे पर नहीं पहुँचते। और इन्हीं अदालतों से जिन्हें हमें कुछ उम्मीद है भविष्य में, तो ये जो आंदोलन है हमारे जैसे जो तुकबंदी करते हैं उनके लिए भी कुछ ऊर्जा देते हैं कि इससे पहले कि जुल्म सहने का आदी बना जाए, इससे पहले कि जुल्म सहने का आदी बना जाए, चलो कहीं अदालत में वादी बना जाए। तो यह जो कवित्व है इनकी पुष्टि भी ऐसे ही आंदोलनों से होती है और मन में ऐसे विचार आते हैं। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय आचार्य सेवानिवृत्त डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी सर, भोजपुरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दिवाकर पांडे सर,
वक्ता के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर चंचल कुमार पांडे सर, वक्ता के सचिव, अन्य महाविद्यालयों से आए हुए और विश्वविद्यालयों के अन्य पदाधिकारी, शिक्षकेतर प्रक्षेत्रीय संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री तथा अन्य सभी साथी। महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कोई नया प्रश्न नहीं है। जब जब शासन आया है उसने चाहा है कि शिक्षकों को मैं अपने हिसाब से चलाऊं। जब हम इतिहास में जाएंगे तो मगध में भी जब शिक्षकों को और संपूर्ण शैक्षणिक तंत्र को तत्कालीन राज्य ने हस्तगत करने की चेष्टा की थी, तो जो उससे आंदोलन खड़ा हुआ था उसमें बिहार और निखर के सामने आया था और वह मगध पूरे भारत में फैल गया था। वह मगध केवल यहाँ नहीं, वह मगध पटना से लेकर अफगानिस्तान तक हुआ था। उससे और पहले जाएं तो एक बार प्रयास हुआ, आपको शायद ध्यान होगा, रामायण कालीन भारत में एक कथा आती है कि विश्वामित्र को वशिष्ठ की एक गाय बहुत पसंद आ जाती है। इस कथा के रूपक को आप देखिए, वशिष्ठ क्या है? एक विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हैं, कुलपति हैं। वशिष्ठ कुलपति हैं और कुलपति का शास्त्रों में लक्षण दिया गया है कि जो 10,000 छात्रों के रहने, खाने, पीने, सोने, विद्या इत्यादि की व्यवस्था करे वह कुलपति कहलाता है। यह संस्कृत में उसकी परिभाषा होती है। तो इस तरह से जो कुलपति हमारे प्रमुख हुए हैं, वशिष्ठ हुए हैं, भरद्वाज हुए हैं, कण्व इत्यादि का उल्लेख हमें मिलता है। तो वह गाय यानी वह शासन का प्रतीक कौन है? विश्वामित्र। और वह विश्वविद्यालय के प्रतीक वशिष्ठ की गाय को लेना चाहता है। वह गाय क्या है? वह वशिष्ठ की स्वायत्तता है। उस पर वह हमला करना चाहता है। तो अगर हम प्रतीकों की भाषा को समझें तो कथा आती है कि जब वशिष्ठ की सेना आश्रम को घेर लेती है तब वशिष्ठ स्वयं नंदिनी से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, हे मां, तुम स्वयं अपनी रक्षा करो। कथा आगे बढ़ती है कि वह हुंकार मारती है नंदिनी और उसके रोए जो जमीन पर गिरते हैं उससे शबर, किरात, कोल, मंगोल इत्यादि, भल्लूच, जिन्हें आज हम बलोच कहते हैं, इनका संस्कृत नाम भल्लूच है, इत्यादि जातियों के योद्धा पैदा होते हैं। यह कथा, अब मैं यहाँ इसको विराम देता हूँ। इनको इन प्रतीकों के रूप में हम लें कि तत्कालीन समय में इन समुदायों के जो शिक्षक और शिक्षार्थी थे, जो अध्यापक और विद्यार्थी थे, उन सब ने समेकित रूप से खड़े होकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और तत्कालीन शासन व्यवस्था को उन्होंने धता बता दी थी और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता क्षीण होने नहीं पाई थी, उसको उन्होंने अक्षुण्ण रखा था। आज समय आ गया है कि हम मंचों पर तो चर्चा करें ही, साथ में हमारा जो नेतृत्व है, विश्वविद्यालयी राजनीति का जो नेतृत्व है, वह पूर्व में ऐसी तैयारी करे, ऐसे लोगों से मिले, ऐसे वकीलों से मिले जो इन व्यवस्थाओं पर अंकुश लगाने की क्षमता रखते हैं। हम सब धनबल से सहायता करेंगे, यह सही बात है कि संघ में जो है शक्ति होती है, लेकिन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस समय हम लोकतंत्र में जीवित हैं। यह अगर वीर कुंवर सिंह का जमाना होता तो शायद हम लोगों के हाथों में तलवारें होती, लेकिन प्रतिरोध का तरीका बदल गया है। हमें प्रतिरोध के तरीके के लिए, प्रतिरोध करने के लिए सरकार को उसी की भाषा में जवाब देना होगा, आंदोलनों को हमें उसी प्रकार से ले जाना होगा। और इस तरह से इन स्वायत्तताओं पे जो हमले हो रहे हैं और रोज आए दिन नई बातें हो रही हैं, कोई कुछ आदेश निकाल दे रहा है, कहीं से कोई बात आ जा रही है, तो ऐसे में अब रणनीति बनाने की बात है। अब हम आएंगे, हो सकता है कुछ भौतिक रूप से यहाँ ना आ पाए, लेकिन जो धनबल है और मनोबल है उससे उसका समर्थन जरूरी है। और हम जैसे रहेंगे हमारा संगठन वैसा ही रहेगा। अगर संगठन की एक कड़ी के रूप में मैं जितना कमजोर हूँ, हमारा संगठन भी वैसा कमजोर होगा। आपसी मतभेद आते रहेंगे, जाते रहेंगे, यह बात होगी। लेकिन यह जो सुधार है विभागों से लेकर, महाविद्यालयों से लेकर, विश्वविद्यालयों को लेकर, जो हर पद पर हमारी स्वायत्तता बाधित हो रही है, यह बड़ा खतरा है। कहीं छोटे खतरे होते हैं। इसी विश्वविद्यालय में आप सब हमसे ज़्यादा इस विषय में जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। काफ़ी अनुभवी लोग हैं, कुछ लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कुछ लोग होने वाले हैं और कुछ नए साथी। तो ऐसे में इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, उस पर एक ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए। नारेबाजी अपनी जगह है,
लेकिन जो हमारी अदालतें हैं, जिन नियमों परिनियमों के आधार पर बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1976 है उसके आधार पर, और जो पटना अधिनियम अलग है, आप देखेंगे कि उसमें एक लाइन और लिखी रहती है। ये जो आपको हर जगह पोस्टर मिलेंगे सरकार के द्वारा कि कुछ विश्वविद्यालय जो पारंपरिक रूप से हैं उनको छोड़कर अन्य विद्यालयों पर, इसको आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि यह पारंपरिक है, वह पारंपरिक नहीं है? अर्थात आपके मन में खोट है। क्या वीर कुंवर सिंह के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय पारंपरिक नहीं माना जाएगा? जिसकी परंपरा हम 1857 से लेके जा सकते हैं, वहां से हम शुरू कर सकते हैं। ऐसे महापुरुष के नाम पर जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, क्या हम उसको परिपाटी वाला विश्वविद्यालय, प्राचीन विद्यालय हम नहीं मान सकते हैं? दूसरे को आप एक अलग एक विंडो आप खोले हुए हैं कि जहां से उनको प्रतिरोध की ज्यादा आशंका है उसको उस विंडो का लाभ दिया जाएगा, यह मान के चलना है। इसीलिए वह टैगलाइन बनी हुई है। तो क्यों, और अगर नियम है, मैं तीन विश्वविद्यालयों की चर्चा करूंगा, हालांकि लंच के लिए हम लोग अधीर हो रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और महाराष्ट्र, यह तीनों मैंने नजदीक से देखा। वहाँ जो स्थिति है, 3 त्रिस्तरीय हैं। एक वैसे महाविद्यालय जिनको लोगों ने, सामान्य जन ने बनाया था, बाद में सरकार ने उनको सहायता दे दी। सरकार का एकमात्र काम ऐसे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में वेतन पहुंचाना है, केवल उसकी एकमात्र ड्यूटी यही पे है। दूसरे तरह के वह राजकीय महाविद्यालय हैं जिनको सरकार अलग से अधिनियम के द्वारा, नियम के द्वारा खोलती है। तीसरे केवल विश्वविद्यालयी ढांचे वाले विश्वविद्यालय हैं जिन्हें अफिलिएशन का झंझट नहीं है, वह अपने आप में पूर्ण है। यही 3 व्यवस्थाएं लगभग हर प्रदेश में चल रही हैं। हमारे बगल का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र में यह देखा है मैंने। पुराने विश्वविद्यालयों को उन्होंने नहीं छेड़ा है। और क्या वहाँ तनख्वाह सही से नहीं आती है? केवल वहाँ सरकारें तनख्वाह देने का काम करती हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ बनारस में बगल में जितने चोटी के महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो इसी तरह हैं। उदय प्रताप कॉलेज का आप नाम ले लीजिए, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का नाम ले लीजिए, बसंत कन्या महाविद्यालय का आप नाम ले लीजिए, बसंता का आप नाम ले लीजिए, काशी नरेश महाविद्यालय का नाम ले लीजिए। यहाँ सरकार केवल तनख्वाह देने के लिए है। क्यों? क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, हम जनता के शिक्षक हैं। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। और इस आंदोलन को इसी आधार पर, क्योंकि सरकार को तो एक खुले मंच पर, जब आप मूल चूल परिवर्तन कर रहे हैं, किसी भी नियम कानून को बदल रहे हैं, तो आपको खुले फोरम में चर्चा करनी चाहिए। आप चुपके से, लुका छिपी की तरह नहीं कि प्रतिरोध समाप्त हुआ तो हम बिल्ला देंगे, प्रतिरोध चल रहा है तो हम छुपे रहेंगे। यह लुका छिपी नहीं चलने वाली है। और मुझे आशंका है, मेरी इस पर किसी से बात नहीं है, कि वह पटना विश्वविद्यालय को कहीं न कहीं प्रतिरोध को देखते हुए एक विंडो देंगे खिसकने के लिए। आपको अगर राजकीय चलाना है, आप उदाहरण लीजिए, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं राजकीय, क्यों नहीं आप उनको IIT के लेवल में पहुंचा दे रहे हैं? जो अभियंत्रण महाविद्यालय हैं उनको आपने आज तक क्या कर दिया है? आप ले आए होते। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है उस टक्कर में, वो IIT से टक्कर लेते हैं। आप क्यों नहीं? आप पहले करके दिखाइए, आप एक ठोस कारण दीजिए कि क्यों हम आपकी बात माने। इसके लिए हमारे प्रतिनिधियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा थ्रस्ट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उन 2 पार्टों के बीच में आप ही हैं। और दूसरा पार्ट जो हमें सरकार को मजबूती से अपनी बात मनवाने के लिए विवश करेगा, वह पार्ट हमारा है शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का। कहते हैं ना कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पार्टों के बीच में साबुत बचा न कोई। तो हमें यह दिखाना होगा कि विश्वविद्यालय में यह जो 2 पार्ट हैं, वो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, यही 2 पार्ट हैं जो सरकार को विवश करेंगे। और बहुत कुछ न कहते हुए मैं जितना कह रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मुझे आसानीपूर्ण विश्वास है कि आप अधिकांशतः सारे लोग ही इन बातों को बहुत अच्छे से, बढ़िया से समझते हैं। अपने लोगों में इन बातों को कहना है, प्रसारित करना है, प्रचारित करना है। और सरकार को अपने जिन भी संभावित माध्यम है, चाहे वो इंस्टाग्राम ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, एक्स हैंडल जो है, या हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो नेतागण हैं। आरा चूंकि एक सांस्कृतिक नगरी रही है, बहुत प्राचीन इतिहास रहा है, और यहाँ के बहुत सारे लोग इस समय शासन में ऐसे स्थान पर हैं
कि जो इन चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं। बहरहाल बहुत कुछ न कहते हुए मैं दोबारा अपने भाई श्री शशि भूषण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अंत में इनको मेरी सुधि आई ही थी। इसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। जय शिक्षक, जय शिक्षकेतर कर्मी और जय विद्यार्थी। धन्यवाद। अमोद भाई हमारे रामगढ़ वाले बाबा हैं, सूद लेते रहते हैं। हाँ, एक अनाउंसमेंट है, हमारे हाथ के दाहिने साइड में जो खाना बट रहा है, वितरित हो रहा है, वो लहसुन प्याज वाला है और बिना लहसुन प्याज का बाएं साइड में। तो जो लोग सावन से हैं वो लेफ्ट साइड का में लाइन में लग जाएंगे और जो बिल्कुल सर हैं वो आ जाएंगे। सर आप आगे आ जाइए। और हमारे जैन कॉलेज के अध्यक्ष अरविंद जी हैं, वो भी अपना अंत भला तो सब भला है ना करेंगे। हाँ, कुछ हमारे कर्मचारी बंधु भी हैं, वो भी अपनी बातों को हाँ, शशि रंजन जी अध्यक्ष है ना, वो रखेंगे। कृपया करके हम लोग 2-4 मिनट पेशेंट बनाएं। हाँ, बहुत लोग हैं, बहुत वक्ता हैं, हमारे आमिर भाई हैं, अमित जी हैं, सभी लोग हैं। तो लक्ष्मी जी शॉर्ट में ही, अब सबसे अनुरोध है कि सब लोग खा लिया है, शॉर्ट में ही अपनी बातों को रखें, जितना भी शॉर्ट में हो सके प्लीज। अजीत भाई धन्यवाद शशि सर। तो बहुत कुछ बातें कही जा चुकी हैं और समय की कमी को देखते हुए रिपीट नहीं करना है। मेरा सरकार से एक सवाल यह है कि स्वायत्तता की बात जब हो रही है तो सरकार कहती है कि पैसे हम दे रहे हैं तो हिसाब हम लेंगे। तो सरकार यह बताए कि पैसे क्या वो अपने पॉकेट से दे रही है या जनता के टैक्स से आ रहा है, और टैक्स तो हम भी भर रहे हैं, तो वो हमारे ही पैसे हैं, कहीं आसमान से या किसी उनके पॉकेट से नहीं आ रहा है। तो स्वायत्तता जो है, जो चली आ रही है, और इतनी बढ़िया व्यवस्था पहले से भी वो सिद्ध हो चुका है कि फंक्शनल तरीके से बढ़िया वर्ल्ड में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे स्वायत्तता जो है वहाँ उसका रिजल्ट दिखा है। तो ये कैसे हुआ कि उसके अपोजिट करके कुछ बढ़िया परिणाम आ जाएगा। मैडम ये रखिए। पूर्व के कुछ वक्ताओं ने ये बात कही कि बिहार सरकार के अंतर्गत जो पहले से इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल्स हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें तो उन लोगों ने कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करके नहीं दिखाया है कि बहुत कुछ अच्छा हो गया हो और उसको अब यहाँ पे करना चाह रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो फिर भी हम लोग सोचते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके यहाँ खुद ब्यूरोक्रेसी में इतनी सारी भ्रष्टाचार की हम लोग दिन रात कहानियां सुनते हैं, और जिस मात्रा में, जिस प्रोपोर्शन में भ्रष्टाचार की वहाँ सारी बातें हैं, उसके तुलना में आखिर हम भी समाज में रहते हैं तो ठीक है, अछूते हम नहीं रह सकते हैं। यूटोपिया या फिर बहुत आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में ठीक है, सब टच हो रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकलिटीज चल रही हैं, लेकिन मात्रा तो देखिए। आपने क्या अपने यहाँ का सिस्टम फिक्स कर लिया है? इसके पहले हम भी ब्यूरोक्रेसी में ही थे, बिहार सरकार में थे, वहाँ का सिस्टम भी हमने देखा है और समझा है। इवन वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को मैंने देखा है, ऐसे ऐसे बिल देखे हैं कि आईएएस कोई ऑफिसर है और उन लोगों को मेडिकल जो है वो मिलता है रीइंबर्समेंट। तो मैंने ये अपने आंखों से देखा है कि किसी एक आईएएस ऑफिसर को डैंड्रफ था और उनके परिवार में, तो उस शैम्पू को मेडिकेशन का दिखा के और उसका रीइंबर्समेंट लिया जाता था। तो ये किस लेवल का भ्रष्टाचार है और आप उसको क्या कमी देखना चाह रहे हैं यहाँ पे ऐसा लागू करके? तो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सही मंशा के साथ फिक्स करने का आप उद्देश्य रखिए, बजाय कि आप इसको एक नया आप अड्डा देख रहे हैं लूटने का। तो मंशा सही नहीं दिख रही है। तो सही मंशा का बिल्कुल स्वागत है। मिल के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनके साथ विचार विमर्श करके अगर कोई सुधार लाना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसका स्वागत है। लेकिन वो थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। जिसका अनुभव नहीं है आपको पढ़ने पढ़ाने विश्वविद्यालय का, महाविद्यालय का, और उसके लिए नियम वो लोग बना रहे हैं
जो उस तरह का कोई अनुभव नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। और इतने सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं, थोपी जा रही हैं, उसका विरोध हो रहा है। तो बिल्कुल यह बिहार की भूमि है, यहाँ पे बिल्कुल विरोध होगा और तथ्यों के साथ विरोध होगा और बिल्कुल हम लोग संघर्ष करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू लक्ष्मी मैम। मैं बुलाना चाहूँगी हाँ अनिल सर को, एएस कॉलेज बिक्रमगंज। असली संघर्षरत आदमी अभी है। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार कि आपने हमें मौका दिया और अध्यक्ष सर का कि मौका कम से कम 1 मिनट का जरूर दे सभी को। और दिवाकर सर के बहुत माफ़ी के साथ मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी के तमाम नए टीचर्स के लिए गार्जियन का काम करते हैं और हैं भी। बहुत पहले मेरी मुलाकात हुई थी दिवाकर सर से एस कॉलेज में, सर को याद होगा। ठीक से याद है, एक बार नहीं 3-4 बार। हाँ, तो बहुत सारी बातें हो गई है, क्रांतिकारी बातें हो गई, लेकिन मैं कुछ तथ्यात्मक बात करना चाहता हूँ। ये कि 13 जनवरी 2026 को बिहार सरकार से एक लेटर जारी होती है गवर्नर ऑफिस से इस कमेटी के रिव्यू के लिए, ये अमेंडमेंट करने के लिए। उस पर शायद बात करना अभी उचित नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे हाथ काटे जा रहे हैं तो इसमें बाहर वाले नहीं हैं। अगर उस लेटर को अगर ध्यान से देखें तो कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, एक पूर्णिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, बीआर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जेपी यूनिवर्सिटी के हैं, बीएन मंडल के हैं। अगर हमारे हाथ काट रहे हैं तो कोई और नहीं काट रहे हैं, हमारे अपने काट रहे हैं। और इसका परिणाम क्या होगा मैं संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहता हूं, क्योंकि वो भुक्तभोगी एस कॉलेज है। शायद आप लोग को पता होगा कि एस कॉलेज को बिना किसी गलती के यही विश्वविद्यालय हमारे माननीय वाइस चांसलर महोदय और रजिस्ट्रार महोदय के कारण उस कॉलेज को एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर दिया गया। जो चीजें हमने देखी है शायद इस विश्वविद्यालय के बाकी टीचरों ने नहीं देखे हैं कि स्वायत्तता का हनन कैसे होता है। पहली पोस्टिंग जो है सो पीजीआरओ की गई, जो हम लोगों से बहुत लो रैंक में थे। मैं उस टाइम में कॉलेज में बहुत की रोल में था। की रोल में मीन्स मैं उस कॉलेज का बर्सर भी था, एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी थे, बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में निभा रहा था। और परिणाम क्या होगा, जैसे अभी सभी लोग आए और चले गए देख करके कि चलो जिनकी ड्यूटी है वो अपना करें, हम संघ के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ों को झेलना। नहीं, अगर स्वायत्तता जाएगी, अगर जाती है, इन केस ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर जाती है तो क्या होगा मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब पीजीआरओ आए तो कुछ भी बात कहे तो एक ही बात कहते थे, कोई लिखित में है क्या। जब भी उनसे मुलाकात करने गया हूं, अगर खुदा न खास्ते अगर कहीं ऐसा हो गया तो बहुत दुखद दिन आएंगे और सभी लोगों को बहुत दूर नहीं बुलाया जाएगा। जो आपका नियरेस्ट जो ब्लॉक है, एक बीओ लेवल के अधिकारी आएंगे और कहेंगे कि आप अपना फाइल लेकर के आइए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। और एक सर थे, कौन है मुझे ध्यान नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि कैसे लोग हनन करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, एकदम बिल्कुल लेमैन की तरह ट्रीटमेंट होती है। और अगर ये स्वायत्तता चली जाती है तो आज जो लोग समझ रहे हैं कि हम पीजी में हैं और कोई कॉलेज में हैं, कुछ नहीं, वो एक ऑर्डर जारी करेंगे कि आप जो है सो जिस डिस्ट्रिक्ट में है आप डीओ के यहाँ रिपोर्ट करें यूनिवर्सिटी। कुछ भी संभावना हो सकती है। तो मैं आगाह करना चाह रहा हूँ कि संघ में मजबूती के साथ सब लोग मिल करके रहें। वो एक अलग बात है कि न उस टाइम एस कॉलेज को विश्वविद्यालय टीचर संघ ने सहयोग किया
और ना ही पीजी डिपार्टमेंट के जो संघ हैं, किसी ने मदद के लिए नहीं आया। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और 22-23 2 साल हम लोगों ने वो झेला जो शायद कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। मैं खुद फाइल लेकर के एज ए बर्सर मुझे जाना पड़ा ऑफिस में उनके, कि मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है, मेरे पास कोर्ट लगी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आप फाइल लेकर के आइए अगर कराना है तो। और जब सैलरी देखे उन्होंने कि प्रोफेसर की सैलरी 3,60,000 रुपए है, देख करके आंखें खुली की खुली रह गई। और यही चीज होगा यूनिवर्सिटी में, चाहे वो कॉलेज हो या पीजी डिपार्टमेंट हो या यूनिवर्सिटी हो, और इसको खोखला करने वाले और कोई नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि उसमें 5 वाइस चांसलर है उस कमेटी के, जो 13 जनवरी को लेटर जारी हुआ था। मुझे प्रश्न पूछना चाहिए इन लोगों से कि आप लोगों ने उसमें किया क्या है। हम लोग किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि स्वायत्तता चली जाएगी। ड्राफ्ट इन्होंने किया है, इन लोगों को सारी जानकारी है, फिर ये खुल करके क्यों नहीं बता रहे। अगर कोई वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं, आपकी गलती से, आप ही के ड्राफ्ट किए हुए, आप ही के सिग्नेचर से, आप ही के हाथ से जा रही है विश्वविद्यालय और कॉलेजेस, ऐसा क्यों? अगर ऐसा है तो पहला सवाल मुझे इन्हीं से पूछना चाहिए, वाइस चांसलर महोदय से, क्योंकि वाइस चांसलर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और सभी के गार्जियन हैं। और मैं सर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इसकी रफ ड्राफ्ट हो, क्योंकि हम लोग बहुत विश्वविद्यालय शिक्षा में बहुत अभी छोटे स्तर पे हैं और सर लोग की बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, पहुंच भी है। अगर ड्राफ्ट हमें मिल जाता, अगर रफ ड्राफ्ट, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि कॉलेज के जो भी हैं अपनी कुछ समस्या रखे कि समस्या क्या हो। जो फ्यूचर प्लान जो संयुक्त मोर्चा की ओर से दिया गया है उसमें यह है कि आप डेली जो है सो आधे घंटे विरोध प्रदर्शन करेंगे और मीडिया को इन्फॉर्म करेंगे। अगर मीडिया हमसे सवाल पूछती है कि आप उस ड्राफ्ट के कौन से पॉइंट को विरोध करना चाह रहे हैं, कौन सा आपके फेवर में नहीं है या कौन सा फेवर में है, एज ए कॉलेज सचिव मैं मीडिया को क्या जवाब दूंगा। मैं डिमांड कर रहा हूं सभी लोगों से, वरिष्ठ लोगों से, कि हमें अवगत कराएं, क्योंकि ये चीजें कल से हमें रखने हैं। मीडिया के सामने मैं क्या जवाब दूंगा? पत्रकार आकर के पूछेंगे कि आपकी कौन से बिल को आप विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है उस बिल में जो कि आप को लगता है कि ऐसी चीजें हैं, क्या जवाब देंगे? क्योंकि सेंट्रल लेवल पर जो भी लोग हैं वो मीडिया को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हकीकत ये मैं कह रहा हूं कि हम लोग जो कॉलेज से आते हैं, बड़ी बड़ी मीडिया को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी सोर्स से उसके पॉइंट्स मिल जाएं, ताकि मैं पत्रकार को कह सकूं कि हाँ ये हमारे एगेंस्ट चीजें लिखी हुई है। अदरवाइज वो हमें ही कहेंगे कि आप लोग जो है सो यूं ही हल्ला करते रहते हैं। न्यूज देखिए, न्यूज की बात जो आई थी, 1 पेज की स्क्रिप्ट उसमें लिखी हुई है। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मैं अगर दूसरी लॉजिक की बात करूँ प्रोबेबिलिटी की, तो मैं क्यों नहीं मान सकता हूं कि उस न्यूज के सहारे हमारे टीचरों को भी भड़काया जा रहा है? क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है? अगर मैं एक न्यूज दे दूं मीडिया में, चाहे वो न्यूज कंप्लीट गलत हो, और उस पर अगर सारी जनता भड़क जाती है, उसके बाद आप मुझे खोजते रहिए, मैं तो आउट हो जाऊंगा और जनता भड़क गई और अराजकता की स्थिति हो जाएगी। तो उस न्यूज की क्या ऑथेंटिसिटी है? उसमें जो शायद कौन सा सर्च लाइट या कोई किसी न्यूज़पेपर का था, उसमें जो लिखी गई है वो किस आधार पर लिखी गई है? क्या किसी ने उससे पूछने की कोशिश किया है? मैं
अनिल बाबू जी सर। इसी को न्यूज लीक होना कहते हैं। जी। वो ड्राफ्ट जो है गोपनीय रहता है। जी। इसी तरह से पता चल गया, उसने अखबार में लिख दिया और वही हम लोगों को आधार बना। लेकिन क्या वो मैनिपुलेशन के साथ नहीं लिखा जा सकता? कुछ भी हो सकता है, जी। लेकिन वो सब आशंका पर आधारित है। जी। और आशंका सत्य न हो जाए, इसके लिए हम लोग ठीक है, उसके लिए तो सर एस कॉलेज के संघ पूरी क्षमता से आप लोगों के साथ है, सबके साथ है। पिछले दिन भी मेरी 100% उपस्थिति रही है, आज भी है। लेकिन अगर कहीं से अगर ये मिल जाए कि उस ड्राफ्ट का मेन पॉइंट क्या है, तो ताकि हम आगे वाले को ब्रीफ कर सके। पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया उसे इसी कारण मेन पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, बस मेन पॉइंट चाहिए कि उसमें मेन क्या क्या पॉइंट है जो हम लोगों के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि देखिए, अगर लूप होल की बात करें तो यूनिवर्सिटी से ही लूप होल होती है, और अगर कई चीजें जाती है तो यूनिवर्सिटी से ही जाती है। एस कॉलेज को कोई नहीं बचा पाया, इस यूनिवर्सिटी ने एस कॉलेज को किसी ने नहीं बचा पाया। और 2 साल जो है सो वहाँ हम लोगों से बहुत लो लेवल में हम लोगों के ऊपर शासन किया, और किस तरीके से उनका बिहेवियर था हम लोगों ने खूब देखा है। 2 साल में आप बच गए, यूनिवर्सिटी ने पूरी जमीन ही दूसरे को दे दी। जी, वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। 200 वर्षों में भी हम लोग नहीं बचेंगे। तो इस लूप होल को कृपया कम किया जाए। और यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी सर भी बैठे हैं, हम लोग सहयोग करें इस चीज को, मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा गाइड करें कि कैसे कर सकते हैं। आज तक हम लोग को पता नहीं चला कि ये कैसे जमीन गई, कोई नहीं बता पा रहा। लेकिन कहीं सर, चली गई। अगर बुरा ना माने तो मैं कहूँ कि सर, इसमें अगर हमारे सीनियर्स लोग उस तरीके से इसको आंदोलन के रूप में लिए नहीं, अगर लिए होते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना। इसीलिए ना भोग रहे हैं आपके बातों का समर्थन। खैर, मैं ज्यादा बातें अब नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरी मेन पॉइंट यही था कि जैसे एस कॉलेज को बर्बाद होने दिया लोगों ने, चलो समय रहते संभल गया, 2 साल के बाद ही। यूनिवर्सिटी को कृपया बचा लीजिए और कॉलेज को बचा लीजिए। जिस तरीके से सहयोग चाहिए एस कॉलेज विक्रमगंज की ओर से, वो पूरी 100% जो है सो मजबूती के साथ हम लोग यूनिवर्सिटी के जो संघ है उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, एकदम पीड़ा, आपकी पीड़ा साफ दिख रही थी। ठीक है, ठीक है। हाँ, बताइएगा तब ना। भोगना तो पड़ेगा, हो जाएगा। विषय आया सामने। शुक्रिया सर, बहुत अच्छी जानकारी थी। और हम लोगों को भी एक प्रश्न दिया आपने कि हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं और किस लिए ये ज़रूरी है। अब मैं बुलाना चाहूँगी जैन कॉलेज के शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार को। आइए सर, अपने वक्तव्यों से हमें बहुत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू मैम। यहाँ सभी उपस्थित प्रबुद्धजन, दिवाकर सर, पीएन चौधरी सर, चंचल सर, न्यास सर, सभी को प्रणाम। केबी सिन्हा सर के अनुपस्थिति में पहला हमको लगता है कि बड़ा आंदोलन हो रहा है। हमको उनके स्मृति को याद करते हुए हम सभी शिक्षकों को एक प्रेरणा का रूप में हमेशा रहे, वो राज्य स्तर से उलटते रहे, और शायद इसलिए हम लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं, केबी सिन्हा सर को। हाँ, तो वही हम बोले कि केबी सिन्हा सर को ही अंत में मौन भी होगा, और एक आगे हम बोल देते हैं सर को। और राज्य स्तरीय जो फुटाप फुस्टाप और कर्मचारी संघ ने जो निर्णय लिया, खासकर ये राज्यव्यापी आंदोलन बनाने के लिए, उन सभी का धन्यवाद कि भाई एक गंभीर मुद्दे पर एक व्यापक रणनीति बन सकी हमारी, और एक प्लेटफॉर्म पर कर्मचारी शिक्षकेतर आज चल सके। उसके लिए हम फुटाव और फुस्टाप को भी धन्यवाद देते हैं, कर्मचारी संघ को भी धन्यवाद देते हैं। साथ में एक आप सभी लोग से, यहाँ पर जितने लोग हैं, साथ में ये जो काला अध्याय आया हुआ है, इस काला अध्याय को भी हम लोग इसके आत्मा को शांति के लिए भी 1 मिनट मौन रखेंगे चंचल सर। इस जो प्रस्तावित बिल है, इसके आत्मा को शांति मिले, क्योंकि जानते हैं कि जिंदा वापस नहीं करने देंगे इसको हम लोग। तो इसके लिए भी हम लोग बार मौन रखें, ताकि इसको भी यहीं से वैकुंठ धाम मिले कहीं कहीं पर। वैकुंठ तो मिलेगा नहीं, नर्क में कहीं जगह मिलेगा भी नहीं, कहीं और मिल जाए तो सही है। अब रही बात की एक
शिक्षा विभाग के प्रस्तावित बिल को। अभी आप हाल फिलहाल में देखे होंगे एक डीपीओ थे, 5 साल में 5 करोड़ रुपया कमाए, 5 साल में 5 करोड़ रुपया। और शिक्षा विभाग के वो अधिकारी हम लोग को कहते हैं कि जांच करके बताएंगे कि सैलरी 3-3 लाख रुपया आ रहा है। अरे किसी प्रोफेसर को रिटायरमेंट का बात पूछिए कि कहाँ से 5 करोड़ रुपया आएगा कि नहीं आएगा, 2 करोड़ रुपया। वो जीवन में 5 करोड़ रुपया नहीं कमा पाएगा यदि ईमानदारी से रह जाए तो। भले कोई बन मत जाए इधर, जो करवा से लोग आ रहा है उसमें बन मत जाए। ओम प्रकाश सर अपने मत लेना है, आपको आप मत कीजिएगा अपने ऊपर, बड़ी लोग हैं। नहीं तो एक अधिकारी 5 साल में अब इसका नियुक्ति हो रहा है, और प्रोबेशन खत्म हुआ उसका 1 साल में, और 5 साल में 5 करोड़ रुपया कमा रहा है। और वो तय कर रहा है, देखता है कि प्रोफेसर सारे 3 लाख रुपया, बाप रे बाप, कुछ काम नहीं कर रहा है। दिक्कत हमारा ये है कि हम लोग आपस में ही चर्चा का विषय बना दिए हैं कि प्रोफेसर को 5 घंटा बैठना होता है। 5 घंटा में कितना काम कर रहा है उससे पूछिए कि वो लड़का जो आपका वोटर बन रहा है, जिससे जो आपका नेता बन रहा है, वो सब उसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। उसको पढ़ा लिखा के वहाँ पहुँचाने का जिम्मा उसके पास था, जिम्मा है, और उसके बाद वो आदमी वहाँ पहुँचा आपके पास। आपके पास रेडीमेड मटेरियल पहुँचा रहे हैं हम लोग, जिसे आप वसूल रहे हैं, रोज रेडी हो रहा है आपके यहाँ, और हमारे पास आता है रॉ मटेरियल, आपके पास जा रहा है रेडी मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को बनाने में बड़ा समय लगता है, और रेडी मटेरियल का फल आप खा जा रहे हैं। जैसे पेड़ आप लगाए और आम कोई और खा गया। पेड़ हम लगाते हैं, सींचते हम हैं, और उस माली को गाली भी सुनना पड़ता है। कहता है लोग कि इसको धूप पे नहीं बचा पाए, कीड़ा लगने से नहीं बचा पाए, स्प्रे नहीं टाइम पर कर पाए, तो उसको उस समाज में इसको योगदान देने के लायक, समाज में एक योगदान के साथ साथ अपना वो व्यवहारिकता जीवन जीने लायक आप बनाते हैं। गाली सुनना होता है तो आप सुनते हैं, जहां वसूलना होता है टैक्स से ज्यादा वसूल लेता है। शिक्षक को एक बात को और समझना होगा, बार बार जो हम लोग कोट करते हैं ना कि चाणक्य ने कहा कि शिक्षा के गोद में प्रलय और सृष्टि का निर्माण होता है। चाणक्य एक निर्माण कर चुके हैं, अब अपने बारे में कुछ कहिए। बार बार चाणक्य नहीं कहेंगे, अब बीएन चौधरी सर कहें, दिवाकर सर कहें, नया साहब कहें, चंचल सर कहें, लेकिन अब ये नहीं कि अब एक आदमी को कोट कर रहे हैं। अभी तक प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल से आधुनिक से अभी भी चले जा रहा है। अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। आखिर एक सरकार आपके पास बिल लेके आ जा रही है, और हम लोग यहाँ पर प्रवचन देने के नाम पर यहाँ खड़ा हो जा रहे हैं लोगों के बीच में। सारे लोग को ये नहीं पूछना है कि डीपीओ क्या कहेगा। अभी सर बोल रहे थे कि डीपीओ का, बैठ जाते हैं आप लोग धरना प्रदर्शन पर, नहीं हम लोग काम करेंगे आपके अंदर में, बैठ जाते हैं, अनशन होता है वहां पर भी, काम बंद हो जाता। वाइस चांसलर 3 साल के लिए आते हैं, जो प्रस्तावित बिल बोल रहे हैं 3 साल के लिए आता है। आपका हित हो ना हो, अपना हित आपको स्वयं देखना होगा। कोई चाणक्य नहीं आएंगे उसके लड़ने के लिए। भगत सिंह दूसरे घर मत खोजा कीजिए सर, आप बैठ जाइए आप लोग, सब लोग, काम बंद, कलम बंद। डीपीओ दौड़ के आता आपसे, कहता सर करवा ना लीजिए, जवाब देना है, कुछ अपना से भी लड़ना होगा सर। बुरा मत मानिएगा सर, तो बोले बात को समझ ना। अब नहीं, वो ठीक है कि बैठ जाइए ना, हम लोग तो हमारे यहाँ तो होते रहता है, आते रहता है, दिवाकर सर जानते रहते हैं, हम लोग लिविंग एग्जाम्पल यही रहते हैं। और इन्होंने ही समझाया हमें कि जब पाठक आया था लोग, हालत खराब था बहुत कॉलेज का लोग, शिक्षक का, पाठक बोल दिया है संघ बंद हो जाएगा। दिवाकर सर कहीं घबराओ मत, हम हैं, लड़ लेंगे। कह रहा आप ना लड़ लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बड़ा दिक्कत है। तो बहुत लोग भाग गया उस समय से, उस समय की बात कर रहे हैं। तो जब आप डरना सीखिएगा, डराना वाला कोई है, डरने वाला हर जगह मिलेगा, चाहे घर हो चाहे आपके संस्था हो। इसलिए आप ये बिल को ये मत देख के चलिए कि अकेला लेके चलना है, कि इस बिल को आप सोच के चलना है सरकार से जो जमीन चली गई। अरे पहले सुनते थे कि लड़का इलाहाबाद चाहे सब का, देखिए आप सुने होंगे कोई श्री प्रकाश शुक्ला का नाम, यूनिवर्सिटी से निकलता था लोग जमीन हड़प लेता था। आज बताइए हम लोग जमीन कोई हड़प लिया? अरे यहाँ का लड़का लोग हड़प लेता है जमीन, तो हम लोग लगता है नाज हो जाता, यहाँ का जमीन हड़प लिया हम लोगों का, और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। और 2-4 FIR ना होता बॉस, इससे अधिक क्या होता? वो प्रकाश सर हैं, पैसा फाइनेंस करवाते हैं, यहाँ से केस लड़ते लोग, लड़ लिया था, केस नहीं लड़ जाते सर, देखिए तैयार है।
अरे हम लोग जमीन किसी का हड़प लें? शिक्षक मतलब लोग एक आंदोलन 1942 का आंदोलन में ये दो सेना बनाए थे, बानर सेना, बंजरी सेना। तो बानर सेना अपने पास था, हड़प लेते जमीन हम लोग, अपना भी जमीन नहीं हड़प बचा नहीं पाए, और उम्मीद कर रहे हैं कि वाइस चांसलर लड़ेंगे, एफओ लड़ेंगे। बहुत समस्या है वहाँ पर, ऊपर नीचे बहुत दिखाना पड़ता है। इसी शब्दों के साथ हम ये कहेंगे आप लोगों के साथ, एक होकर लड़ें। और ये नहीं है कि ये लड़ाई इंडिविजुअल कोई शशि सिंह, शशि राय, दिवाकर पांडे, अरविंद और चंचल पांडे से लड़ेंगे। ये आप लोग की अपनी लड़ाई है। जहां गलत लगे खड़ा हो जाइए, कोई टीचर किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है। अनिल सर, जहां आप लोग भी हैं वहां बैठ जाइए कल से धंधा पर, बंद कीजिए कहानी को। लोग देखा था, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। चलिए, इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। और आप सभी लोगों जो आए हैं, सभी लोग वापस जुटे रहे। मैं एक ही चीज़ कहूँगी सबकी बातों को सुनते हुए कि लंकापति रावण को हराने के लिए एक ही विभीषण काफ़ी था, और अभी तो हमारे विश्वविद्यालय को हराने के लिए कई विभीषण हैं। कितनों से लड़िएगा आप। और उस पे भी एक और बात कि कई ऐसे लोग हैं जो आंदोलन को की गंभीरता को समझते हुए यहाँ आए हैं, पर उन लोगों को क्या और कैसे समझाया जाए जो घर में बैठे हैं या आपके खिलाफ बोल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें कोई काट खोजनी होगी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी पीजीटीए सचिव आमिर सर को आए और 2 मिनट का वक्त सर लेकर अपने वक्तव्य को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। ये वो ताकत है जब अगर आपने मुस्तहकम यानी पक्का इरादा कर लिया, तो इतिहास रहा है कि लोकतंत्र के आगे व्यवस्था झुकी है। और अभी सर ने कहा था कि हम कौन सी ऐसी बातों को मीडिया के सामने रखें या कहें, तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट, और आपने खुद ही कहा कि वाइस चांसलर की जो कमेटी थी, हाँ ये कमेटी वही जिसको सरकार ने बनाया था, ये 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के। और 16 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस में इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया था कि बिहार गवर्नमेंट इज़ कमिंग सून कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि उनसे लगभग 500 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को गवर्नर के अथॉरिटी से छीनकर बिहार सरकार अपने अंडर लेना चाहती है। मसला सिर्फ स्वायत्तता का या ऑटोनॉमी का नहीं है, मसला हमारे अस्तित्व का है। और ये वो सवाल है, अस्तित्व की जहाँ बात आती है तो उसमें कई बुनियादी और मुख्य चीज़ें होती है जिसको हमको और आपको समझने की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय न सिर्फ डिग्री देने की जगह होती है, बल्कि आपके सोच, आपके विचार, आपके आने वाले जनरेशन, आपके आने वाले देश, इन सारी चीज़ों को एक ऐसे समावेश को तैयार किया जाता है जो आगे जाकर उस तरह के समाज, संस्कृति, इन सारी चीज़ों को वही कैरी फॉरवर्ड करता है। सोचने का पक्ष ये है कि ये बड़ा फेमस चाइनीज़ कोट है कि अगर कोई बीमारी है, अगर कोई बीमारी पैदा होने वाला है तो उसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, जिसका कॉन्टेक्स्ट ये है। लेकिन अगर आपको 100 वर्षों तक या उस समाज को ख़त्म करना है तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन पे प्रहार किया जाए। उस विश्वविद्यालय को, इस इंस्टीट्यूशन को जो ब्रीडिंग पॉइंट है उसको ख़त्म किया जाए। तो विचारों के ज़रिए से, आपकी स्वायत्तता के ज़रिए से, आपको आर्थिक रूप से तंग और अपंग बनाकर इस तरीके से सरकार हमें और आपको कमज़ोर करना चाहती है। मैं एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का छात्र हूँ और मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये पढ़ाया जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स आर द प्रोफेशनल स्किल, ब्यूरोक्रेट्स आर द प्रोफेशनल स्किल्ड ट्रेन्ड ऑफिसर्स। उसको मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, ब्यूरोक्रेट्स आर प्रोफेशनल स्किल्ड पेट ऑफ द गवर्नमेंट। वो इस तरह से तैयार होते हैं
वो उनको इस तरह से, मेरा एक स्टूडेंट अभी सिटी मैनेजर और ये विपार्ट में तैयारी ट्रेनिंग में है, अंडर ट्रेनिंग, तो उसने कहा कि सर, कल ही मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि सर मुझे 24/7 ऐसा लगता है कि मैं एक मशीन के अंदर डाल दिया गया हूँ और मुझे इस तरह से तैयार किया जाता है कि मैं किसी भी हालत में सरकार के खिलाफ न जाऊँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें भी सरकार अपने इसी बंदिशों में बांधकर उस तरह की व्यवस्था के अंदर लाना चाहती है? सरकार की मंशा हमेशा एक लाइन ज़रूर लिखा रहता है अखबार में या किसी भी इसमें, क्वालिटी एजुकेशन। नाउ हियर इज द पॉइंट, व्हाट इज़ क्वालिटी एजुकेशन? आप किसी के गर्दन पे हाथ डालकर क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी नहीं ले सकते जब तक उसको आप उच्च विचार के लिए उनको हर तरह की सुविधाएं मुहैया ना करें। आप अपने विश्वविद्यालय में 32 वर्ष हो गए, आज तक बेसिक एमिनिटीज़ आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर साल आपके बजट में ये बेसिक एमिनिटीज़ के बारे में सरकार को इत्तला नहीं दी जाती है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि सरकार ना चाहती है, ना बाकी व्यवस्था चाहती है कि ये बेसिक एमिनिटीज़ हमारी फुलफिल की जा सके। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो भी साइंस के लेबोरेटरीज़ हैं उनके अंदर आपको लैब में कोई बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिलेगी, तो वहाँ क्वालिटी एजुकेशन की आप बात ही नहीं कर सकते। आपको फीमेल और मेल के लिए प्रॉपर टॉयलेट नहीं मिलेगा, तो वहाँ आप बेसिक एमिनिटीज़ की बात नहीं कर सकते हैं। तो हमें उन सारी चीज़ों से महरूम रखा जाता है और कहा जाता है कि आप क्लास लीजिए, आप बच्चों को ये टाइम दीजिए, आप बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें कीजिए। तो जब ये बुनियादी सुविधाएं आपकी मुकम्मल होंगी तभी आप उच्च विचार वाले बन सकते हैं। आम तौर पे हम देख लेते हैं कि क्योंकि हमें और आपको सैलरी के ज़रिए से इस तरह से कमज़ोर किया जाता है कि हर वक्त, हर 3 महीने पे हमें एक बार एक फुलझड़ी दी जाती है और खुशी से हमारे सब EMI और जितने भी बकाई चीज़ें होती हैं वो ख़त्म करके फिर चुपचाप 3 महीने इंतज़ार करते हैं और इसी का वो एक तरह का समझिए कि हर 3 महीने में हमें बूस्टर डोज मिलता है इन द नेम ऑफ सैलरी। तो वो अपने आप में जो आपको आर्थिक रूप से अपंग बनाया जाता है, तो आप आने वाले 3 महीने तक सिर्फ इसी बात पे विचार करते हैं कि अगली सैलरी कब आएगी। इन बिटवीन दीज 3 महीने आप ये नहीं सोच पाते हैं कि मुझे एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखना है, मुझे एक अच्छी किताब लिखनी है। लेकिन उसके बाद भी हमारे और आपके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना वक्त निकाल कर कुछ पेपर, कुछ इन सारी चीज़ों को लिखते हैं। सरकार पे इस पर नज़र नहीं जाती है। उनको ये देखना होता है कि कहाँ से हमारा रास्ता निकले, क्योंकि ये जो कॉलेजेस बन रहे हैं, हम कॉलेज के खिलाफ या नौकरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सरकार की मंशा है उसके खिलाफ है। सरकार की मंशा ये होती है कि हर 8 में 10% मेरा है। जब तक वो 10% उनके दिमाग में रहेगा तो ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था या कोई अन्य व्यवस्था इनको अपंग बनाकर रखेंगे और इसी तरह की चीज़ों को ये आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे जमा होने का हमारा एक ही मकसद है कि ये जो सरकार की काली नीति, ये शिक्षा की जो रॉलेट एक्ट है, आने वाला एक्ट है, इस एक्ट को हम लोगों को निरस्त करना है, ख़त्म करना है और हमारी जो स्वायत्ता है, जो विश्वविद्यालय की जो अस्मिता होती है, उसको बचाने का सवाल है। तो जब तक टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टूडेंट एकजुट होकर इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस मुहिम के साथ शाना बशाना होकर नहीं चलेंगे, तब तक सरकार हमारे और आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते रहेगी। बात को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ शेर के साथ के गर आओ मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। आओ मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। गर जीना है तो कोहराम मचा दो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आमिर सर। मैं बुलाना चाहूँगी शिक्षकेतर कर्मचारी के अध्यक्ष शशि रंजन जी को, आए और 2 मिनट का वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच से बहुत सारे वक्ताओं ने शिक्षक, छात्रों और शिक्षकेतर कर्मचारी के विषय में अवगत कराया, लेकिन विडंबना यह है कि
हम अपने विश्वविद्यालय में जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ से भी हम लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं। इसके विषय में शिक्षकों के बारे में, छात्राओं के बारे में डीपली जानकारी हुई, लेकिन शिक्षकेतर के बारे में डीपली मैं जानकारी ये दे देना चाहता हूँ सर कि आपको याद होगा कि 1 हफ्ता 10 दिन पहले जो डिग्री महाविद्यालय यहाँ पर खुले हैं उसमें राज्य सरकार के पत्र का हवाला देते हुए बहुत सारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को यहाँ से पदस्थापन और ट्रांसफर किया गया। अभी लगभग 6 विषयों में सभी प्राध्यापकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर हुई है और उनको अपने अपने महाविद्यालय में भेजा जा रहा है, लेकिन शिक्षकेतर कर्मचारी के विषय में कोई नहीं बोलने वाला है। विश्वविद्यालय के जहन में कोई भी बात नहीं आ रही है। मैं कुछ ऐसे कर्मचारियों का नाम आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये मालूम है कि वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अधिकांशतः कर्मचारी अनुकंपा के आधार पर कार्यरत है और उस अनुकंपा में केवल शिक्षक के ही बच्चे नहीं हैं काम कर रहे हैं, उसमें शिक्षक के भी बच्चे जिनकी जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनके जगह पर हम लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं। एक राजेश रंजन पांडे शंकर महाविद्यालय सासाराम में है, उनका स्थानांतरण शंकर कॉलेज सासाराम से काराकाट से भी आगे लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर कर दिया गया है और उसी महाविद्यालय से 3 कर्मचारी को किया गया। वो कर्मचारी अपने माताजी के लिए चाय बना रहा था और उसी दरमियान चाय उसके हाथ पर गिर गया और पूरा हाथ उसका झुलस गया। उस कर्मचारी को लेकर मैं 3 दिन पहले 3 तारीख को ही कुल सचिव महोदय से मिलने के लिए आया और मैंने कहा सर कि मैं पहले भी आपको लिख के दिया था कि जो कर्मचारी स्वेच्छा से जाना चाहते हैं उन्हें उस महाविद्यालय में स्थानांतरण कीजिए। अगर जो स्वेच्छा से नहीं जाना चाहते हैं, जिस तरह से आपने पहले 2 डिग्री महाविद्यालय का तिलोथू और क्या कहते हैं यहाँ पर जो खुला हुआ है कौन जगह है, हाँ, तो वहाँ पर आपने आउटसोर्सिंग से काम कराना शुरू किया। आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था है, आप केवल ये गा रहे हैं कि हमारे पास कर्मचारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तक हम रुके हुए हैं और सबको बैक कर देंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में जो भी शिक्षकों का चाहे शिक्षकेतर कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं प्रधानाचार्य भी अपना गोटी सेके हैं। जिस शिक्षक से प्रधानाचार्य को नहीं पड़ती थी उनका स्थानांतरण कर दिया गया है डिग्री कॉलेज में, जिस शिक्षकेतर कर्मचारी से नहीं पड़ती थी उनका स्थानांतरण कर दिया गया है डिग्री कॉलेज में। तो हम इस संयुक्त मोर्चा के सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि शिक्षक का स्थानांतरण वापस लेना ही बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जब संयुक्त मोर्चा है तो शिक्षकों को शिक्षकेतर के विषय में भी आपको सोचना होगा। अगर इस पर भी माननीय कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय को समझ में नहीं आएगी तो कर्मचारी अपने हक के लिए क्या क्या इस विश्वविद्यालय में किया है इसकी उदाहरण की जरूरत नहीं, हम लोग करके दिखा दें, उतनी ताकत है हमारे पास। SN कॉलेज सावल खैरादेव में 2 कर्मचारी को वहां से स्थानांतरण किया गया, किस लिए कि वो वहां के लूट मार को उजागर करने के लिए उनको बदनाम किया गया, जबकि उस कर्मचारी का कोई हाथ नहीं था। DSW सर बैठे हुए हैं, मैं सर के पास भी गया था, सर ने कहा कि शशरंजन सब कोई वापस आएंगे धीरे धीरे, लेकिन सर ये बताया जाए कि 2-3 महीना तनख्वाह का हो जाता है और जो कर्मचारी 70 किलोमीटर 500 का तेल भरा के जाता है, 500 का तेल भरा के आता है, वो कर्मचारी कहाँ से पैसा लाएगा? कभी विश्वविद्यालय इस चीज़ को सोचा है? इस पर भी चिंतन की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर संभव हो, अभी अभी मेरे पास 16/8/2026 का एक पत्र आया है सामान्य प्रशासन का, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग से अथवा संविदा से 10 वर्षों से काम कर रहे हैं उनको आप नियमितीकरण कीजिए। इस प्रमोशन के लिए इस महाविद्यालय में कितना एरी घिसना पड़ा हमारे कर्मचारियों को, ये भली भांति यहाँ के पदाधिकारी शिक्षकगण भी जानते हैं कि हम लोग अपना परिवार बाल बच्चा छोड़कर 1.5-2 महीना तक परीक्षा का संपादन किया, परीक्षा दिया, रिजल्ट घोषित हुआ, इसके बाद भी रोक लगी। राजभवन से हम पत्र लिखवा के मंगवाए,
राज्य सरकार से हमने अनुरोध किया, वहां से पत्र आया, और आज पूरे बिहार में जो कीर्तिमान कुलपति महोदय स्थापित कर रहे हैं, मैं उनसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि उसी कीर्तिमान को कायम रखें और कभी भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी के साथ दंडात्मक कार्रवाई न करें। अगर कोई सिफारिश करता है तो ये समझ लें कि वो आपको हानि पहुंचाने वाला है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके पास किसी शिक्षक, किसी शिक्षकेतर कर्मचारी के विरुद्ध कहने के लिए आते हैं तो थोड़ा सा उसके विषय में सोचे, और जो शिक्षक के प्रतिनिधित्व करने वाले नेतृत्वकारी साथी हैं, जो शिक्षकेतर के प्रतिनिधित्व करने वाले नेतृत्वकारी साथी हैं, उनसे विचार विमर्श अवश्य करें, अन्यथा कोई विभाजन का शिकार आपको होना पड़ेगा। पुनः लड़ाई तो लंबी है, विश्वविद्यालय स्तर से भी है और बिहार सरकार से तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने अभिभावकों से ये अनुरोध करूंगा कि हम लोगों को इस तरह मजबूत बना के जाइए कि भविष्य में हम लोग का अभी 40 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष नौकरी है, सारे नए टीचर आए हुए हैं, सारे नए नन टीचर आए हुए हैं, उन लोगों को इस कदर आप बना दीजिए कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा हो तो उसका प्रतिरोध विरोध हम लोग कर सकें। हमें जानकर ये बहुत खुशी तो नहीं हो रही है कि पूर्व से आंदोलन के विषय में हम लोग कुलपति महोदय को, कुल सचिव महोदय को, सारे पदाधिकारियों को हमने लिख के दिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ज्ञापन सौंपने के लिए हमारे पास केवल एक पदाधिकारी, वो हमारे DSW सर है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का आस्था का और जो हम लोगों का संघर्ष है उसका आपने संघर्ष स्वीकार किया, लेकिन सफलता ये है हमारी। और कुलपति महोदय से कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि शशि रंजन मैं किसी कार्य से बाहर हूँ, मैंने शशि सर को ही बोला था, और मैंने ये चाहा था कि उनके द्वारा धंसता हो तो और 4 चांद लग जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लोक भवन से जुड़ा हूँ, तो मैंने कहा सर न लोक भवन रहेगा न आप रहिएगा तो फिर तो लड़ाई तो साथ देना ही होगा, तब नहीं बोले कि समर्थन है हमारा, हम रहेंगे। और मेरा बीफे चाहे शुक्रवार है तो हम और शशि सर और चंचल सर, सबको जितने भी इसके संयुक्त मोर्चा के जो हैं सदस्य, वो हम लोग मिलके सर को सारी बातें कहा जाएगा। एक मेरा और अनुरोध है कि आज संघर्ष समिति का पहला आंदोलन है, अभी आंदोलन और आगे होगा। एक बैठक जो हम लोगों के साथ समस्या है, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने भाई बंधु से, जो कुछ शिक्षक आए हैं, कुछ शिक्षकेतर कर्मचारी आए हैं, कुछ घर में बैठे हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं, इस चीज़ को सही करने के लिए एक बैठक होनी चाहिए। और जो संयुक्त मोर्चा के संरक्षक दीर्घा अध्यक्ष महोदय जो तय करेंगे तिथि, जगह तय करेंगे, उस पर सभी संयुक्त मोर्चा के जितने भी सदस्य हैं वो उपस्थित होकर इस पर मंथन करें और अपने अपने महाविद्यालय में जाकर इसका प्रचार प्रसार और आगे एकजुट होने का संकल्पित लें। धन्यवाद। धन्यवाद शशि रंजन जी। बिहार की इस माटी का कर्ज हमें चुकाना है, हर जुर्म के आगे अब सीना हमें अड़ाना है। इसी के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए नियाज सर को बुलाना चाहूँगी। आइए सर। इस सभा में उपस्थित वकुटा के अध्यक्ष चंचल सर, सचिव महोदय शशि सर, वकुष्टा से दिवाकर सर और अरविंद जी भी हैं, अरविंद जी, आमिर महमूद सर, हमारे सौभाग्य से विश्वनाथ जी जो सेवानिवृत्त हो गए हैं वो भी इस सभा में उपस्थित हैं। हमारे DSW सर ओम प्रकाश राय सर वो भी हैं सभा में। मैं सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस अवसर पर सुबह से सब लोग जिस एकजुटता से का परिचय इन लोगों ने दिया है, बहुत पेशेंस के साथ लोग बैठे हुए हैं, सारे वक्ताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं
सुन ही ले रहे हैं बल्कि प्रश्न भी कर रहे हैं, कुछ जिज्ञासा अगर है तो। हमारे शशि रंजन गुड्डू जी जो शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा के ये संघ के अध्यक्ष हैं और जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा बना है उसके बहुत ही एक्टिवली उसमें काम कर रहे हैं। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मैं सुबह से देख रहा हूं कि वो किस तरह से सारी व्यवस्था स्थापित करने में लगे हुए हैं, जान माल दोनों से, धन से भी वो मदद कर रहे हैं। तो आज का जो संघर्ष है, ये संघर्ष हमको लगता है कि जो आज जो जनसभा जिस तरह हुई, काफ़ी दिनों के बाद इतनी बड़ी जनसभा हो पाई है। और ये तभी संभव हो पाया जब शिक्षक के साथ शिक्षकेतर कर्मचारी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो पाए। पिछले बार भी हम लोग जुड़े थे, लेकिन केवल शिक्षक थे। मुझे याद है 23 जुलाई की बात। लेकिन शिक्षकेतर कर्मचारी हमारे बंधु हैं, उनके जुड़ जाने से ये आंदोलन और भी व्यापक हो गया और ये जो मोर्चा बना बिहार के स्तर पर, इसका व्यापक प्रभाव इस आंदोलन पर पड़ने जा रहा है, इसलिए कि इसके द्वारा हमारे जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं बिहार के, आज के दिन हर जगह आंदोलन हो रहा है और जिस तरह से प्रतिरोध का स्वर उठ रहा है, ये स्वर धीरे धीरे इतना व्यापक होता चला जाएगा कि सरकार को हमारी बातों को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तानाशाही से कुछ चीज़ें नहीं चल सकती। इस प्रजातंत्र में जो स्टेक होल्डर्स है उनकी बातें सुनना आवश्यक है। आप जैसा कि मीडिया में आया, जिस तरह का विधेयक प्रस्तावित है, लाया जा रहा है, उसके जो सर्टेन प्रोविजंस लीक हुए और इसमें वास्तविकता भी है। वास्तविकता इसलिए कहा जाए कि हमारे जो MLCs प्रतिनिधि हैं, शिक्षक प्रतिनिधि, वो भी सरकार से मिले हैं। सरकार ने नकारा नहीं कि हम नहीं करने जा रहे हैं और ट्राई रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने। घंटा 2 घंटा इन लोगों से विचार विमर्श हुआ, इन लोगों ने अपना कंसर्न रखा। तो बात ज़रूर है, ये वाइस चांसलर्स की मीटिंग में डिस्कस हुआ है। ये और बात है कि सारे प्रावधान हमारे पास खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे शिक्षक प्रतिनिधि ने जो कुछ वार्ता किया वहाँ सरकार के साथ, गवर्नर के साथ, और जो इस तरह से वीसीस की मीटिंग में जो कुछ डिस्कशन हुआ, उससे जो बातें छन के आ रही हैं, उससे ये पता चल रहा है कि अगर हम सांप अगर फन उठा रहा है, अभी उस फन को कुचल नहीं देंगे तो वही सांप हमें डसने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर उस विष से हम बच नहीं पाएंगे। यही एक राइट टाइम है, एक सही समय है जब हम प्रतिरोध का स्वर एक साथ सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, इवन मैं कहूँगा हमारे जो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी गण हैं, उनको भी मैं आमंत्रण देना चाहता हूँ कि वो भी हमारा साथ दें, इसलिए कि आग जो लगेगी उस आग से आप नहीं बच पाएंगे, चाहे वो हमारे कुलपति महोदय हों या अन्य पदाधिकारी गण। स्वायत्ता पर हमला होगा तो आपका भी कद बहुत नीचे आ जाएगा, बहुत कद नीचे आ जाएगा। आज जो आप बखान कर रहे हैं कि हम विश्वविद्यालय के इतने शीर्ष पद पर आसीन हैं, उसकी गरिमा को बहुत आघात पहुंचेगा और आपका कद बहुत नीचे आ जाएगा। मैं उनसे भी विनम्र आग्रह करूंगा जो पदाधिकारी हमारे हैं कि वो भी हमारे इस आंदोलन में खुल के साथ दें और इस प्रस्तावित काले कानून का खुल के विरोध करें हम लोग, और हम लोग प्रण लें कि आगे आने वाले दिनों में जहाँ तक हो सके
हम जो और भी स्टेक होल्डर्स हमारे स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी साथ लें और सरकार के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें और बुलंद इस कदर करें कि सरकार बाध्य होकर के अपने इरादे को वापस लेने के लिए मजबूर हो पाए। मैं इन्हीं धन्यवाद। नाम मैं एक चीज़ मैं भूल गया था कि महिलाओं की भागीदारी भी आज की इस आंदोलन में बहुत ही सक्रिय रही। अभी सिर्फ 3-4 ही लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद उस टेंट में बैठी हुई थी। मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिस एकजुटता का परिचय आपने दिया, कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों ने इस आंदोलन को आज के सफल बनाया। आशा है कि आने वाले दिनों में भी आपका इस तरह सहयोग मिलता रहेगा और हम सब मिल करके ही आंदोलन को सफल बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका दोबारा आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रोफेसर के.बी. सिन्हा जो महाराजा कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे, फिर वकुटा के अध्यक्ष थे और कालांतर अभी वर्तमान में वो फुटाव के कार्यकारिणी अध्यक्ष थे और बिहार में और बाहर भी शिक्षक संघ के या शिक्षकों के एक सर्वमान्य नेता के रूप में काफ़ी दिनों तक उन्होंने आज जो कुछ बात मिसिंग इन द सेंस हम ये कहें कि के.बी. सिन्हा सर का एक जो स्टैचर था कि वो फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बात कर लेते थे, एजुकेशन सेक्रेटरी से भी बात कर लेते थे, गवर्नर हाउस में भी किसी सेक्रेटरी से बात कर लेते थे। वो शायद अब लिंक जो है हमारे बीच नहीं है। और ठीक है, हम आपस में जो संघ की बात है और संघ की बात रखने की बात है, चाहे वो विधानसभा में रखने की बात है, लेकिन ये लिंक टूट जाने से हमें या हमारे आंदोलन को बड़ा आघात पहुंचा है। हो सकता है बहुत सारी बातें रिजॉल्व हो जाती हैं अपने स्तर पे, लेकिन बड़ा असामयिक और अचानक उनका निधन हो गया। हम लोग को उम्मीद नहीं थी, हम लोग जितना वो सक्रिय रहते थे और अंत तक थे, हम लोग को उम्मीद थी कि काफ़ी दिन जिएंगे और हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे। वकुटा के वर्तमान में वो संरक्षक भी थे, तो उनकी स्मृति में उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप आज हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे। इस सभा की समाप्ति के पूर्व आप सबसे आग्रह है 2 मिनट का हम लोग मौन रखें।